स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं जब्बार खान। भारत और चीन के बीच में पेंगोंग झील में सीमा विवाद को लेकर के कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया और जिससे ऐसा लगा कि आने वाले वक्त में इस पेंगोंग झील के अलावा दूसरे जो अलग अलग स्पॉट्स से वहां के भी विवाद सुलझ जाएंगे और ऐसे में एक उम्मीद की नई किरण देखे। मगर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से कहा कि फिंगर 8 तक एक वक्त में हमारी सेना पैदल पेट्रोलिंग करती थी और उसके बाद में जो समझौता हुआ है, समझौते के तहत भारत अब फिंगर 4 के बजाय फिंगर 3 तक अपने आप को समेट रहा है। ऐसे में एक फिंगर की जमीन को भी हमने चाइना को दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कायर प्रधानमंत्री हैं। हमने अपनी जमीन चाइना को दे दी है, चाइना के सामने घुटने टेक दिए हैं। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक बवाल और तू-तू मैं शुरू हुई और ऐसे में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर के दोनों देशों के बीच में अभी समझौते सुलह होने के लिए आगे आने वाले वक्त में, दिनों में एक तरीके की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो विवाद है, विवाद के बाद में जो समझौता हुआ, समझौते के असली मायने क्या थे, उसका राहुल गांधी ने किस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया। क्या वही बात सच है जो राहुल गांधी कह रहे हैं या फिर जो सरकार की तरफ से दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है उसके मायने देश हित में है? इसी पर चर्चा होगी। मगर उससे पहले आइए आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं और उस पर बीजेपी का पलटवार। चाइना के साथ स्टेटस को एंट्री 2020, अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी। जिस तरह से ये काउंटर मूवमेंट हुआ हमारे लद्दाख बॉर्डर पर और हम लोगों को एक एज मिल गया, उसका बयान हमारे रक्षा मंत्री ने भी किया था। सभी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सिर्फ राहुल गांधी कुछ समझते नहीं है, समझने का प्रयास नहीं करते हैं, जानकारी नहीं रखते हैं, जानकारी रखने का प्रयास नहीं करते। ये साहब देखिए, ये एकदम बिल्कुल ही टोटली अनपार्लियामेंट्री तो है ही है। हमको लगता है कि इमेच्योर भी है। अभी तक ये कोई गंभीरता उनमें आई नहीं। आप प्रधानमंत्री जी को सुबह सुबह, मोदी जी को हर दिन शाम सुबह गाली दे करके तो देश में कुछ नहीं कर सकते। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जो कि देश के गरीबों, किसानों, कमज़ोर तबकों के हितों के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, उनको आप कोसते रहे। कोसते कोसते कोसी नदी पहुंच चुके हैं, उसके किनारे पे आप खड़े हुए हैं। उससे भी महत्वपूर्ण है कि ये लोग कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हमारे सुरक्षा बलों ने घुस घुस करके पाकिस्तान में आतंकवादियों का सफाया किया था, तब उस पर सबूत मांगे जा रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, और अब हमारे जो देश की पुख्ता सुरक्षा नीति है उस पर बवाल किया जा रहा है। ये कुंद बुद्धि से ज़्यादा इसके लिए कुछ नहीं कह सकते आप। ये फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी और कुंद बुद्धि पप्पू जी का ये जो कमाल है, इसका तो कोई रास्ता नहीं है। अब ये कुंद बुद्धि का कमाल है या कुंदे की टाल है, ये तो खुद ही कांग्रेस बता पाएगी। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद में रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया और उसके बाद में खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए, प्रहार करते हुए उनको जवाब दिया है। हमारे साथ सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता आर.के. मिश्रा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता बृजेंद्र कुमार सिंह साहब हैं, हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ में हैं, और हमारे साथ दूसरे रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कैप्टन बीएन झा जी हैं। आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत मैं आर.के. मिश्रा जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। आप लोग तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है और राहुल गांधी को आपकी पार्टी सीरियस लेती नहीं है, फिर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ट्वीट करके जवाब देने की जरूरत क्या पड़ गई? बिल्कुल जब्बार जी,
मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी जो चीन की विस्तारवादी जो नीति है, जी जी मैं ये कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल। देखिए जब्बार जी, नहीं ठीक है, हम चीन वाले बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, मगर मैं देखिए, आपसे एक जवाब जी, क्विक एक चीज मैं रिएक्शन कहना चाहता था। चाहूंगा। आरके मिश्रा जी मेरा सवाल सुनिएगा कि भारतीय एक चीज मैं जनता कहना चाहूंगा, भारतीय जनता चीन पार्टी की जिस तरह से विस्तार, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेती है। जी। हर जगह ये बयान देखने और सुनने को मिलते हैं, तो फिर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पलटवार करने, जवाब देने की जरूरत क्यों महसूस आ गई राहुल गांधी की इस बात का? आपको आवाज आ रही है? देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा जी जो कि राहुल गांधी जी अभी तक भी उनमें वो मैच्योरिटी अभी तक नहीं आई है, जो कि अगर राष्ट्र की अगर कहीं पे भी बात होती है तो राष्ट्र की जी बात होती है, और देश की अखंडता और एकता की जहां पे बात होती है, वहां पर सरकार के साथ, पूरे देश के साथ उनको खड़ा रहना चाहिए। ये अभी तक मैच्योरिटी ये हम सब में है। अगर आपने देखा होगा तो ये हर एक व्यक्ति में है, जो कि जब देश की बात आती है, देश की एकता और अखंडता की बात आती है, तो हम सब साथ खड़े होते हैं। ठीक है। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसे नेता है कांग्रेस का, एक तरह से ये मतलब जिस तरह से ये भाषा का प्रयोग करते हैं, इनमें लगता ही नहीं जो ये देश के प्रति कभी खड़े होते हैं या खड़े होने की कभी इन्होंने। नहीं तो आरके मिश्रा जी, क्या राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे आज अपने बयान में? क्या हम फिंगर 4 से फिंगर 3 तक हमने अपने आप को सीमित कर लिया है? जो ये समझौता हुआ है, एक तरीके से हमने मत्था टेक दिया है, ये गलत बयानी है, तर्क से अलग हट करके है। राहुल गांधी देखिए मैं एक निश्चित तौर पर राहुल गांधी का व्यक्तित्व ही झूठ का पुलिंदा है, इसमें कोई दो मत नहीं। तर्क दीजिएगा सर। जो देते हैं जी, उनके स्टेटमेंट को पाकिस्तान में कोर्ट किया जाता है, उनके स्टेटमेंट को नहीं राजनीतिक बात नहीं आरके मिश्रा जी, राजनीतिक तौर पे जवाब नहीं, इसका जरा तर्कों से बता। राहुल गांधी ने एक तर्क उठाया है, ये जानना चाहा है कि फिंगर 4 तक में आक्रमण किया था। जी आरके मिश्रा जी, राहुल गांधी ने एक तर्क दिया है, तर्क ये है कि साहब हम तो पेट्रोलिंग करते थे फिंगर 8 तक, समझौते के तहत हमने अब फिंगर 3 तक अपने आप को सीमित कर लिया है, उस जोन में अब तो पेट्रोलिंग भी नहीं होगी, लेकिन फिंगर 4 के बजाय फिंगर 3 तक हम वापस आ गए। 3 से 4 के बीच की जमीन क्या चाइना को दे दी है? ये राहुल गांधी ने कहा। देखिए मैं कह रहा हूं, सरकार का एक भी नीति, सरकार का किया गया एक भी कार्य, अगर राहुल गांधी जी अभी तक 6 साल में एक बार भी सपोर्ट करते ना और सरकार के साथ खड़े होते, तो उनकी बातों पर बिल्कुल थोड़ा बहुत भी विश्वास किया जा सकता है। लेकिन सरकार के साथ वो न कभी खड़े रहे, न राष्ट्रीयता के, अगर राष्ट्र की बात की जाए, एकता और अखंडता की बात की जाए, तो कभी वो सरकार के साथ न खड़े रहे, न देश के साथ खड़े रहे। आज वो कह रहे हैं जो कि फिंगर 3 के ऊपर में हमारा स्टैंड अप है, 4 से लेकर के 3 पर हम पहुंच गए, तो क्या हमने एक फिंगर क्या चाइना को दे दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आपने देखा होगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, और आप क्या ये आप कल्पना कर सकते हैं कि चाइना एक फिंगर हमसे ज्यादा ले लेगा? ठीक है, बिल्कुल भी विजेंद्र कुमार जी, समझौते की जो रूपरेखा पूरी रही है, और कल जिस बात की जानकारी भारतीय संसद में दी गई, उससे एक दिन पहले चाइना में ग्लोबल टाइम के माध्यम से वहां के ऊपर जानकारी शेयर कर दी गई थी। ये जो स्थिति है, सरकार ने जो समझौता किया, इस समझौते में आपको खामी क्या नजर आ रही है? राहुल गांधी ने जिन बातों का जिक्र किया, क्या वो वाकई सच है या फिर वो पूरे तौर पर उन चीजों को समझ नहीं रहे? विजयन जी, सवाल
आदरणीय जब्बार साहब, ये है कि हम समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ये माने नहीं रखता। राहुल गांधी जी की समझ माने बिल्कुल ये रखता है कि जो राष्ट्र के हमारे नाम पर सेना बिल्कुल के जीरो है। माननीय अधिकारी राष्ट्र ही वहां नहीं। पोस्ट थे, मैं सुबह सुन रहा था 2 अधिकारियों को, एक राज कातलियान साहब और एक सांगवान साहब जो वहां पोस्ट थे उसी स्थान पर, वो लोग जो कह रहे थे उससे तो यही लगता है कि हमने वहां खोया है, पाया नहीं है। क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, हम वहां पोस्ट रहे हैं, पोस्टिंग नहीं है हमारी, हमने अपने भूभाग को खोया है, जो सबको तर्क के रूप में दिखाई पड़ रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आदरणीय मिश्रा जी कह रहे थे कि आदरणीय राहुल जी कभी इनके साथ खड़े नहीं हुए, तो इनके साथ खड़ा होने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं 10 ऐसी घटना गिना दूं जब देश के साथ 26/11/2008 देश पर आतंकवादी हमला हुआ था और 36 घंटा तक हमारी सेनाओं को आतंकवादियों को निकालने में लगा। लेकिन 28 तारीख को, तारीख याद करिए, गूगल से सर्च करिए, गुजरात के मुख्यमंत्री इधर हमारे ताज होटल में जाबाज शहीद हो रहे थे और 5:15 बजे गुजरात के मुख्यमंत्री सामने के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाली दे रहे थे। उन्होंने ये भी प्रतीक्षा नहीं किया कि सेना अपना ऑपरेशन पूरा कर ले। आधार कार्ड पर ये बंगलौर में बोल के आए कि ठीक है, मुझे लगता है इसलिए मैं कह रहा था कि राजनीतिक तौर पर इसका जवाब हम लोग ना दें या ना दें, बल्कि तर्कों के साथ में चीन के मुद्दे पर ही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। उसमें जाहिर तौर पर बीजेपी की भी पोल खुलेगी और कांग्रेस की भी पोल खुलेगी। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार सब मेहमानों की तरफ हो जाऊं, बात नहीं कोट करना, मैं एक बार सारे मेहमानों की तरफ चला जाऊं, उसके बाद में चर्चा को मैं ओपन करता हूं। ठीक है ब्रजेन जी, ठीक है ब्रजेन जी, पेट्रोलिंग करने प्रेम कुमार जी, थे, ठीक है, और अब हम 3 तक सिमट के रह गए तो हमने अपनी भूभाग खोया कि नहीं खोया, ये तो आम आदमी समझ जाएगा। ठीक है, आदरणीय राहुल, ठीक है ब्रजेन जी आते हैं आपकी तरफ, आते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, संवेदनशीलता के साथ एड्रेस किया जाना चाहिए। ठीक है, आपको आवाज आ रही है ब्रजेन जी, आपको आवाज आ रही है, जरा सुना भी कीजिए। प्रेम कुमार जी, ये जो स्थिति है, कल जो बयान पार्लियामेंट के अंदर दिया गया, जाहिर तौर पर उससे यह समझा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने उस पर उसी वक्त प्रतिक्रिया दी थी। राहुल गांधी ने आज जो मुद्दे उठाए, जो बातें उठाई, क्या वो कुतर्क है? देखिए जब्बार जी, राजनीतिक दल को, राजनीतिक दल के नेता को किसी घटना के मायने निकालने का पूरा अर्थ है, हक होता है, और वो निकालें, जिससे वो गलत या देशद्रोही नहीं हो जाते। अभी मैं सुन रहा था या और भी बातें हो रही हैं कि राहुल गांधी को छोड़ करके बाकी सब लोग मैच्योर हैं इस देश में, ये भी बात है। लेकिन चलिए, कहने का अधिकार सबको है। अब इस बिंदु पर हम लौटें, जो आपका प्रश्न है। देखिए, जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस हुआ है उसमें चीन की सेना भी पीछे हट रही है और हिंदुस्तान की सेना भी पीछे हट रही है, और उसमें जो बातें हुई है कि विन विन पोजीशन किसके लिए है, केवल हमारे लिए है या दोनों देशों के लिए है। तो आप देखिए, जो हमारा दावा, जैसे फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग किया करते थे, वो 5 मई पिछले साल से पहले की बात है। 5 मई के बाद से बहुत चीज़ें बदली थी। तो अगर हम फिंगर 8 तक किया करते थे तो चाइना का भी उसमें कॉमन पेट्रोलिंग एरिया होता था। लेकिन सबसे जो इमोशनल बातें मैं उठाना चाहता हूं, बहुत, क्योंकि विस्तार से बताने के लिए हमारे सेना से जुड़े हुए अधिकारी भी मौजूद हैं। वो इमोशनल बात यह है कि वो फिंगर 4 का इलाका जहां पर की शहादत हुई, जहां पर कि हमने चीन से लड़ाई लड़ी, बिना गोली बंदूक के जाने गंवाई और मारा भी, उस इलाके पे आज हम पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। ये है इमोशनल इलाका। तो इसका मतलब ये कहा जाए कि ये समझौता दब करके किया गया। तो लेकिन ये बात निकाला जाए, लेकिन इसमें ये बात भी है कि ये बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में ये वार्ता आगे होगी। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा वक्त दीजिए फिर क्लियर हो जाएगा। वो है कि हम कई उन जगहों से, उन चोटियों से, जहां पर कि जो कभी नो मैंस लैंड होता था लेकिन हमारे लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण था, और हमने अगस्त महीने में कब्जा किया था, हम उस पर ऑक्युपाई किए थे, कब्जा नहीं, उस पर आ गए थे। तो वहां से हम चाइना पर निगरानी रख रहे थे, उन पर दबाव बना रहे थे।
अब वहां से भी हम पीछे हटने को राजी हो जिसमें गए कि हैं। कैलाश रेंज वगैरह आते हैं, उन तमाम पोजीशन को भी हमने छोड़ दिया है। इसके अलावा जी। देप्सांग में चीन का जो ऑक्यूपेशन है वो पीछे हटने को तैयार है। इस बारे में हमारा रक्षा मंत्रालय कुछ नहीं बोल रहा है। रक्षा मंत्रालय अगर बोल दे कि हम भी उस जगह से हट रहे हैं जहां, और देप्सांग से चीन भी हट रहा है, तो बात बराबर हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। चीन विन विन पोजीशन। ठीक है कैप्टन बीएन झा जी, कल हम लोग जिस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे और वो मुद्दा आज थोड़ा सा दूसरे तरीके से चला गया दिन की शुरुआत के साथ में कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, जो मुद्दे उठाए गए हैं आज कांग्रेस पार्टी के जरिए, क्या वो तर्क नहीं है? क्या उनमें सच्चाई नहीं है? या फिर क्या ये मान लिया जाए कि दब करके ये फैसला किया गया, दब करके ये समझौता किया गया है, चाहे वो फिंगर 4 फिंगर से फिंगर 3 तक आने का मामला रहा हो? कैसे इसको देखें, क्योंकि ये मामला अब सियासी तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। जब्बार जी नमस्कार, और आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने अभी जो सवाल पूछा है हुआ है, मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी क्योंकि ये सवाल आप उनसे पूछ रहे हैं जिनको इसके बारे में ज्ञात नहीं है। वो कैसे आपको बताएंगे? ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कैप्टन बीएन झा जी। चूंकि ये मामला राजनीतिक तौर पर आज बहुत तूल पकड़ता हुआ दिखा, इसलिए मुझे लगा कि आर.के. मिश्रा जी और बिजेंद्र कुमार जी को इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए। जी मैं थोड़ा सा इलाबरेट करता हूँ। देखिए, दोनों सेनाओं के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, ये पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है। राजनाथ सिंह ने जो भी कहा था, उन्होंने कहा था कि जो मैं आपको बता सकता हूं उसका सार ये है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक पूरा विड्रॉ नहीं हो जाता है फेज वाइज और वो सुपरविजन के अंदर में, तब तक आगे की वार्ता नहीं होगी। और तब तक ना हमारी सेना ना चीन की सेना यहाँ पे पेट्रोलिंग कर पाई, जो फिंगर 4 से लेके 8 तक दोनों सेनाएं करती थी, वो नहीं कर पाएगी। तो इस पे हम लोग शायद ध्यान नहीं दे पाए हैं। और इस पे जो जिस तरह से स्पेकुलेशंस हो रही हैं, राहुल गांधी की तो मैं, देखिए वो पॉलिटिकल आदमी है, मैं उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी मैच्योर नहीं हुए हैं। वो ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं जिसका कि कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि उनको भी थोड़ा सा पूछना चाहिए था रक्षा मंत्री से कि आप हमें डिटेल में बताइए कि क्या हम कभी इस पे पेट्रोलिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर रक्षा मंत्री कहते हैं कि नहीं हम कभी नहीं कर पाएंगे, हाँ, तो उनको अटैक करने के लिए ये चीज मिलता। लेकिन जो हमें मालूम है, जो रक्षा मंत्री ने कहा हुआ है राज्यसभा में, उसके अनुसार से जब तक कि ये पूरी विड्रॉल नहीं हो जाती है और आगे की वार्ता फिर शुरू नहीं होती, तब तक इस पर सवाल उठाना उतना ज्यादा उचित नहीं है। और ऐसे में गुरमीत सिंह साहब, जो बातें कही गई रक्षा मंत्री के जरिए, जिसमें फेज वाइज जिक्र किया गया कि एक के बाद एक फेज के जरिए से हम इन चीजों को करेंगे, अमल दरामद में लाएंगे, वेरीफाइड वेज में हम करेंगे, तो फेज वाइज, वेरीफाइड वाइज, ये इसको कैसे देखें? पहला फेज कब से कब तक का होगा? कब ये डिसएंगेजमेंट की जो पूरी प्रक्रिया पहले फेज की वो खत्म हो जाएगी? उसके बाद में इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में आगे का स्टेप उठाएंगे, ये कैसे होगा? क्या वेट करना चाहिए था राहुल गांधी को और उस पर सवाल नहीं करना चाहिए था? जब्बार जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, भारत के रक्षा मंत्री जी ने बहुत क्लियरली कहा गया कि ये जो डिसएंगेजमेंट का जो शुरू किया गया है, ये फेज कोऑर्डिनेटेड और वेरिएबल तरीके से किया जाएगा। देखिए, भारत को पीएलए और चाइना के ऊपर में विश्वास नहीं है। बहुत जरूरी है कि हम बहुत कौशल से काम करें और हर एक चुनौती के लिए प्रिपेयर्ड रहें। अगली बात यह है, देखिए, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी जहां कोई पॉलिटिशियन बोलता है, मैं एक फौजी हूं, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन एक बात पक्की है, जो उभर के आया है वो एक मिस इन्फॉर्मेशन और मिसलीडिंग है, क्योंकि वो तत्वों से और फैक्ट से परे है। मैं कुछ एक चीजें आपको बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। पहली बात तो ये है, देखिए कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एलएसी के ऊपर में ईस्टर्न लद्दाख में जो डिसएंगेजमेंट है, जो नॉर्थ और साउथ बैंक का पंगेचो का है, उसके बारे में है। और बड़ी बात यह है कि इससे जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है, इसको खत्म किया जाएगा और ये सिमिलर एक्शन लिया जाएगा दोनों ही साइड से। ये म्यूचुअल होगा और रेसिप्रोकल होगा। और जो बात पेट्रोलिंग की कही है, उसमें बड़ी बात यह है, टेम्पररी मॉरेटोरियम, मतलब कि जब तक ये चल रहा है डिसएंगेजमेंट, तब तक पेट्रोलिंग नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ उस समय के लिए है। हम तो जो अप्रैल से पहले जो स्थिति थी
उस पे भारतीय जो पेट्रोल है वो फिंगर 8 तक जाते थे, और जो चाइना वाले पेट्रोल मगर है उस, वो उस फिंगर मगर 4 मगर तक इस जाते बीच थे। में गुरमीत सिंह जी इस बीच में जो फिंगर 4 का जो इलाका है, जहां तक चाइना की आर्मी पहुंच गई और जहां पर जाकर के झड़प हुई थी, और फिंगर 3 पर हमारा जो बेस है, हमारी आर्मी वहां पर रहती थी, वहां पर वापस अब आ रही है। क्या फिंगर 4 के उस एरिया से हम अपने आप को बेदखल कर रहे हैं, यानी कि पीछे खींच रहे हैं, गर्चे हम उस जमीन को नहीं दे रहे चाइना को? जब्बार साहब, मैं आपको एकदम बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं कि इस एग्रीमेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई सीडिंग नहीं है, और ये जो आपको समझने की जरूरत है। देखिए, मैं इस विषय के ऊपर पिछले 25 साल से हूं और 8 बार चाइना गया हूं, और उस ग्रुप का हिस्सा था जिसने मैप्स को एक्सचेंज करने के लिए, इसी इलाके के मैप को एक्सचेंज करने के लिए 2002 में कोशिश की। तो मैं इसको बहुत बारीकी से समझता हूं। मैं आपको कुछ एक बहुत बेसिक आधार वाले जो तत्व है वो बताना चाहता हूं। देखिए, जो भारत का LAC परसेप्शन है इस इलाके में, वो फिंगर 8 तक है। जो चाइना का परसेप्शन है वो फिंगर 4 तक है। ठीक है। अभी जो एग्रीमेंट डिसएंगेजमेंट के लिए हुआ है, उसके मुताबिक जो चाइना अप्रैल से पहले जो फिंगर 8 के ईस्ट में जो उनका एक श्रीदा पोस्ट है, वहां पर वापस चले जाएंगे, और जो भारत है वो फिंगर 3 जहां पर हमारी अप्रैल से, और मैं कहूंगा बहुत पहले से हमारी पोस्ट है, जो धान सिंह थापा पोस्ट है, वहां पर आएंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि जो हमारा LAC के ऊपर में हमारा विचार है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मैं तो कहूंगा कि जो चाइना फिंगर 8 से वेस्ट की तरफ, यानी कि हमारी तरफ आया था, वहां से वापस जा रहा है, ये भारत की सबसे बड़ी जीत है हमारा। मैं ठीक है। और ये भी कहूंगा कि हमारा जो प्रेम कुमार जी, आप इसमें कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी ठीक है। देखिए, जब पॉलिटिकल भी बात आती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोई घुसा नहीं, कोई किसी पोस्ट पर काबिज नहीं है और कोई घुसा हुआ नहीं है, ये बातें कही थी। और इसी के काउंटर में आज बातें की जा रही हैं, जब कोई घुसा हुआ ही नहीं था तो आज वापस कैसे जा रहा है। ये मोटे मोटे तौर पर जो ये फ़र्क है वो दिख रहा है। इसके अलावा रक्षा मंत्री जी का बयान था कि हमारे नियंत्रण वाले इलाके में चाइनीज़ घुस आए हैं। ये भी रक्षा मंत्री जी का बयान पिछले साल जून महीने में ही था। तो वो उसके कंटेक्स्ट में भी ये बातें, ये दुविधा रही हमेशा से। और आज भी जो देवसांग घाटी है, जहाँ की वाई जंक्शन है, जहाँ की बोटल नेक का इलाका है, जहाँ चीन का कब्जा है, और इस वजह से हम PP 10, 11, 12, 13 कहीं पर हम मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सेना के अधिकारी मौजूद हैं, वो हमारी बात की पुष्टि करें या खंडन करें कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या बदलाव होगा, ये इस बारे में मौन है, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो मगर वही कह रहे हैं ना बीन झा जी, वही कह रहे हैं कि अभी उस समझौते की डिटेल्ड रिपोर्ट सामने नहीं रखी गई है। मान लिया जाए, आपकी बात मान ले, ये भी मान ले कि चलिए राहुल गांधी इमैच्योर हैं, तो रक्षा मंत्रालय का बयान तो अभी आया है ना राहुल गांधी के बयान के बाद, क्यों नहीं उस बात की क्लैरिटी उसमें हो पाई। लेकिन रक्षा मंत्रालय अब भी क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो किसको गलत बोलेंगे? राहुल गांधी मैच्योर है कि ये सरकार नहीं समझा पा रही? ये बड़ा सवाल। आर.के. मिश्रा जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, फिर मैं विपिन जी आपकी तरफ आता हूं। आर.के. मिश्रा जी, जब विल पावर बेहतर है, मजबूत है, पॉलिटिकल विल पावर है, सरकार का विल पावर है, रक्षा सेना हमारी मजबूत है, और ऐसे में ये बात जो कही जा रही है किसी ना किसी तर्क की बुनियाद पर कही जा रही है ना, कि हमने ऐसा लग रहा है कि दब करके ये समझौता किया। आर.के. मिश्रा जी, देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय रक्षा विशेषज्ञ दोनों बैठे हुए हैं, गुरमीत सिंह जी और BN झा जी, और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस चीज को बेहतर रूप से उन्होंने बिल्कुल विस्तार से बताया है इस चीज को। निश्चित तौर पर हम लोगों से ज्यादा ही इन लोगों का अनुभव है उस एरिया का, उस क्षेत्र का। लेकिन मेरा एक कहने का मतलब है, जो देश के परिप्रेक्ष्य में कोई भी व्यक्ति, चाहे देश का एक एक व्यक्ति, जन जितने भी है, वो देश के प्रति खड़ा रहना, देश की एकता और अखंडता के लिए खड़ा रहना, ये हर एक की जिम्मेदारी है। न कि
कार है उसी की नहीं, तो जिम्मेदारी सवाल है। क्या अगर राहुल अगर गांधी कांग्रेस ने सवाल बिल्कुल पूछा ही उसका मतलब थोड़ी कि विपक्ष देश के साथ में खड़े नहीं है राहुल गांधी। अगर विपक्ष में है नहीं, अगर तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं, तो है? विपक्ष में होने का उनकी- मतलब क्या ये है कि उनका कौन सा एक विपक्ष स्टेटमेंट, सरकार के हर उनका काम एक- में जो खड़ा हुआ वक्तव्य दिखता होता है? वो पाकिस्तान में कोट होता है। आज सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर में अगर वो क्वेश्चन नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी ने अगर सरकार देखिए, अगर मैं- अपनी मैं एक सरकार चीज से कह रहा- सवाल पूछा है तो जब उसमें मुझे- देश के खिलाफ मुझे- खड़े मैं ये होने कह वाली रहा हूं जैसी कि बात क्या उनका सामने आ गई? एक एक वक्तव्य ऐसा लगता ही नहीं जो कि इसमें परिपक्वता की कोई भी झलक होती है। विजयन जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैं नहीं, विपिन जी की इससे तरफ आ पीछे रहा भी आप देख सकते हैं, इससे पीछे भी आप देख सकते हैं, इससे पीछे भी आप देख सकते हैं। राहुल गांधी का चाहे कोई भी हो, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो, चाहे एयर स्ट्राइक का मुद्दा हो, उनके स्टेटमेंट को पाकिस्तान में कोट किया जाता है। अब एक चीज बताइए, ऊपर सवाल न खड़ा किया जाए जबकि वो पूरी चाइना ने जिंदगी सवाल ही खड़े करते किया रहे। था, तो जमीन जो हड़प ली भारतीय गई थी, जनता पार्टी भी ये पूरी कांग्रेस जिंदगी सवाल ही का खड़ा करती सबसे है। कभी सबसे देश बड़ी के भूल साथ कहते हैं, कहता हूं हम मैं इस चीज को, कंप्यूटर लेकर जो के कांग्रेस आए की तो ये सबसे बड़ी बैलगाड़ी पर चढ़ भूल के थी पहुंच ये। गए पार्लियामेंट। हमने जनसंख्या नियंत्रण की बात की तो इन्होंने कहा जिसके बच्चे हों 10-20 आज ये उसका भला प्रेसिडेंट जी करे हमारे ऊपर जगदीश। आरोप लगा रहे हैं। हमने आधार कार्ड की बात किया तो ये समुद्र में फेंकने लगे। अरे MOU हम किसने साइन 6% किया पर था? GST लेकर के अरे आए जनरल जी, एक चीज तो बताइए, मोदी जी ने गुप्त 5 तरीके से साल तक MOU आने नहीं दिया, फिर किसने यही साइन खुद लेकर के किया आए। था? FDI गुप्त पर तरीके से 29 दिन तक किसने पार्लियामेंट साइन नहीं किया था? चलने दी। मनीषा तो शंकर सरकार अय्यर के जी जो पाकिस्तान में कम जाकर के समझदारी की वहां बात है पर- वो तो भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अंदर है। उनको अपनी समझदारी दुरुस्त करना चाहिए कि उनको चीजें MOU 40 किसने साल साइन बाद किया था? समझ में आती है। गुप्त तरीके से MOU आदरणीय किसने साइन राहुल किया जी ने था? जो सवाल आज आप खड़ा बताइए किया देश है को। वो आप मिश्रा बताइए जी देश को और इनकी पार्टी को कांग्रेस 40 आज साल तक- बाद आज समझ तक में आएगा यही कि वो तो सही करती बोल रहे आई थे। है। मैं कांग्रेस ऐसे आज तक हजार यही तो उदाहरण दे करती आई है। सकता देश हूं को जब गुमराह जनसंघ करना। को देश संघ को को और गुमराह भारतीय करना। जनता पार्टी को चीजों को समझने में 30 से 40 वर्ष लगा है। एक नहीं 1000 उदाहरण है ऐसे। 50 साल तक आपने शासन आजादी करी, के देश को आंदोलन आज में तक जितना जब गुमराह हमारी आपने किया, पूरी कांग्रेस ने किया, पार्टी देश 1942 को किस तरह में से भारत आपने छोड़ो तोड़ा, मूवमेंट में देश के जेल जन जा को रही थी, किस तरह से तब श्यामा आपने प्रसाद मुखर्जी तोड़ा। जी कैप्टन बीएन झा जी, राजनीतिक तौर पर सबको हक है अपने सवाल खड़े करने का, सबको हक है अपना तर्क सामने रखने का, मगर क्या ये राजनीतिक तूतू मैं सेना का अपमान करती हुई दिख रही है? जब्बार जी, थोड़ा सा आप मुझे ग्रुप कैप्टन बोल सकते हैं। मैं कैप्टन नहीं, मैं ग्रुप कैप्टन हूँ। एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन का रैंक होता है। जी जी। अच्छा, एक और मैं थोड़ा सा मर्यादा तोड़ने की आपसे इजाजत चाहता हूँ। मैं एंकर पे एक सवाल उठा रहा हूँ जी। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, जहां भी सच पे आंच आती है वहां पे एंकर को बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। अभी ये जो लोग जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, आखिर प्रधानमंत्री ने 19 जून को कहा क्या था? उन्होंने कहा था, अगर आप ऑडियो चलाते तो ये क्लियर हो जाता है कि जहां पे ये वारदात हुई है पूर्वी लद्दाख में, जहां पे ये वारदात हुई है, वो गलवान की बात कर रहे थे, जहां ये वारदात हुई है न वहां पे चीन हमारा अतिक्रमण किया है, न अभी हमारी जमीन पे है। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जहां पे क्लैश हुआ था वो था नो मैंस लैंड पेट्रोल पॉइंट 14 पे ये क्लैश हुआ था। तो उनका जो एक एक शब्द था बिल्कुल नाप तोल के उन्होंने बोला हुआ था, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी पता था कि चीनी सेना फिंगर 8 से फिंगर 4 के पास में आ गई है। प्रधानमंत्री को पता था कि हमारा अक्षय चिन्ह जो है वो 1962 से चीन के अंदर में है। प्रधानमंत्री को पता था कि पाकिस्तान ने अपना जमीन उनको दिया हुआ है। प्रधानमंत्री को पता था कि 2012 में ये जो डेप्सांग प्लेटो है उसमें आधे जमीन पे चीन आके 2009 से बैठी हुई है। सब पता था उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने शब्द बड़े चुन के कहे थे कि जहां पे ये वारदात हुआ था न चीन वहां पे पहले हमारे पास ऊपर हमारी जमीन पे था, न अभी है। तो उसमें कोई दो तर्क नहीं है। मगर ग्रुप कैप्टन बीएन झा जी, मगर जो अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति थी फिंगर 4 तक, वहां तक तो चाइना की आर्मी वहां आई, वहां आकर के उन्होंने कुछ अपना कंस्ट्रक्शन जो पहले किया बाद में किया, वहां पर तो आई हुई थी ना चाइना की आर्मी। इस बात को कैसे खारिज किया जा सकता? और उसी जगह से तो अब वापस जा रहे हैं ना। हाँ, अभी देखिए, अब दूसरा सवाल उठता है कि ये जो भी एग्रीमेंट हुआ है क्या ये स्टेटस को एंटी पे जाता है? जी।
तो आप 20 अप्रैल का डेट लीजिए। 20 अप्रैल के डेट में जो चीन की जहां भी पोजीशन थी वो चली गई है। वो 20 अप्रैल को उसकी जो सेना थी वो फिंगर 8 के पास थी, अभी फिंगर 8 से और भी पूर्व चली गई है। तो वो मिल गया, वो उसमें कोई असत्य नहीं है। राजनाथ सिंह जी का बयान बिल्कुल ठीक है। अब बाकी जो जगह थे, डेप्सांग की भी बात हो ही नहीं रही है। अभी डेप्सांग में वो 20 अप्रैल को भी थे, वो अभी भी हैं, और वो शायद अगले भी कितने साल और शायद दशक रहेंगे, क्योंकि चीन एक बार जब इसीलिए 2009 ग्रुप से आके कैप्टन बैठी हुई है, इसीलिए तो विपक्ष राहुल गांधी ये सवाल पूछ रहे हैं ना कि क्या जब समझौता हो रहा था, हम सक्षम है, सरकार सक्षम है, आर्मी सक्षम है, तो सारे मुद्दों को लेकर के समझौता हमने क्यों नहीं किया? क्या एक छोटा सा पॉइंट कि सिर्फ हम जहां पर पेट्रोलिंग करते थे उसी एरिया पर एक बहुत छोटे से बिंदु पर ही समझौता ये क्यों हुआ? देप्सांग को लेकर के बात क्यों नहीं हुई? गैलवान को लेकर के बात क्यों नहीं हुई? और हमने अपना बहुत सही सवाल है। जी बहुत सही सवाल है ये कि हर चीज पे बात क्यों नहीं हुई। देखिए, LAC 3845 किलोमीटर है जी। क्या हर जगह में आप एक साथ बैठ के बात कर सकते हैं? कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी, आसान और नहीं है, आसान नहीं है जी, आसान नहीं है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है डेप्सांग की, जो हम बात करते हैं, डेप्सांग में 2009 के बाद जो चीन की सेना आई हुई है, मैंने आज एक नक्शा चीन का बरामद किया हुआ है 2012 का जी। 2012 में चीन ने एक जो अपना LAC खींचा हुआ है, वो डेप्सांग प्लेन, वो आधा जो जगह है वो अपने अंदर में क्लेम करता है। ये 2012 का उसका नक्शा है। तो क्या हमारी सरकार सो रही थी? क्या उस समय में ये सब चीजें क्यों नहीं आई थी सामने में? क्या मनमोहन जी को कोई गोली खा के सो रहे थे वो? क्या उस समय में हमारे जो रक्षा मंत्री थे, क्या वो नशे में थे? नहीं, चीन जबरदस्ती करता आ रहा है, और बाकी पिछले वाली सरकार को ये हिम्मत नहीं थी कि वहां पे आके डट जाए। नहीं तो प्रेम कुमार जी आपको रिप्लाई करना चाह रहे हैं, मुझसे पहले मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, फिर हमारी सरकार ये क्या देश को खुश करने के लिए कहती है कि 1 इंच जमीन भी हमारी चाइना को हम नहीं देंगे, या 1 इंच जमीन पर भी उसके कब्जे को नहीं बना? ठीक है, आप भूल जाइए कि 62 के अंदर क्या हुआ, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन उसके पास में है। लेकिन इस बीच में 2012 का आपने जिक्र किया, चाहे वो बीजेपी की सरकार अब की हो या यूपीए की सरकार उस वक्त की हो, गलतियां तो हुई ना? क्या ग्रुप कैप्टन बीएन झा जी 1999 में हमसे गलती नहीं हुई? जब कारगिल चल रहा था उस बीच में चाइनीज आर्मी किस तरीके से फिंगर 4 तक चली आई, फिंगर 5 तक चली आई, सड़क का निर्माण कर लिया उसी के बहाने, पेट्रोलिंग के बहाने। क्या ये गलतियां नहीं हुई? दोनों सरकारों में ही हुई है। बिल्कुल गलतियां हुई, और ये सरकार की गलती नहीं है, क्योंकि जब वो फिंगर 8 से फिंगर 4 पे आए थे, इसमें कहीं न कहीं आर्मी इंटेलिजेंस की इसमें चूक हुई है। क्योंकि जब ये कारगिल हुआ था, कारगिल के होने तक हमारी जो सेना थी वो फिंगर 3 तक रहती थी, हमेशा तैनात रहती थी। मैं भी उस एरिया में गया हुआ हूं, लेह से मेरी लेह में पोजीशनिंग थी, मैं वहां से गया हुआ हूं। और उन दिनों में मैं 2005 की बात कर रहा हूं, हमारी सेना उन दिनों में फिंगर 1 पे हुआ करती थी। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है, जो फिंगर 8 से फिंगर 4 पे परमानेंट कंस्ट्रक्शंस बना के वो आए हुए हैं, ये कैसे पता नहीं चला हमें? कहीं ना कहीं चूक हुई है हमारी भी। और मैं प्रेम कुमार जी आपकी तरफ आऊं से पहले अब एक कमेंट में आपसे ले लेता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, 2020 में भी कंस्ट्रक्शन तो किया ना? वहां पर भी जिस तरीके से चीनी आर्मी के लोग वहां पर आए, जवान आए फिंगर 4 के आसपास में, वहां भी तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था। गलवान के पास में भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, और उन तमाम चीजों को अब हटाया जाना है। तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, कहीं ना कहीं दोनों वक्त में, अगर नेहरू के पीरियड को छोड़ दें, जो कि बीजेपी लगातार चीजों को थोपती कि हाँ नेहरू की गलती की वजह से वह सारी चीजें 38,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन उनके पास में है, जिसमें अक्साई चीन और तमाम वो सारे इलाके। लेकिन इधर की बात अगर करें, 1993 के बाद से चाइना ने क्या किया है? जवाहर जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपने बहुत सुंदरता से ये कहा कि ये नहीं डिपेंड करता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, बात राष्ट्र की है। जब बात सिक्योरिटी की, सोवरेनिटी की और टेरिटरी की हो, ये इंटरनल पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव चीज है। और देखिए, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जो नॉर्थ बैंक ऑफ बगेक्सो में अप्रैल के बाद में जो टेम्पररी पोजीशन चाइना ने बनाया था, ये स्टेटस को बदलने की कोशिश थी उसकी।
और इसी के लिए 9 महीने लगे हैं, 9 मीटिंग हुई है, और तब जबकि भारत ने एकदम अपनी बॉटम लाइन एकदम फर्म डिसीजन और रिजॉल्व के साथ में हर एक मीटिंग, हर एक नेगोशिएशन में ये बताया है कि सबसे पहले स्टेटस को उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। और मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, आपको एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो अभी नॉर्थ बैंक ऑफ बंगेक्सो की बात करते हैं, ये LAC की बात है, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल की बात है। और जो नॉर्थ बैंक ऑफ बंगेक्सो है, ये एक एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है, और इसके अंदर में एग्रीमेंट के तहत ये था कि स्टेटस को इसका यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जाएगा। और मेरे को इस बात की खुशी है कि भारत ने ऐसा स्टैंड लिया कि अभी वहां से जो टेम्पररी पोजीशन थी उनकी, वहां से अभी वापस जाएंगे। और देखिए, बड़ी बात यह है कि आपके थ्रू में एक चीज बता देना चाहता हूं सबको कि जो 15 जून 2020 गलवान में हमारे भारतीय सैनिकों ने जो साहस, शौर्य और बलिदान दिया है, जो 29 अगस्त को प्रीएम्प्टिव एक ऑपरेशन किया था, जिसके बाद में स्थिति पूर्ण रूप से बदल गई, ये जो मिलिट्री गाथा है, इसमें सबसे बड़ा चैप्टर है। ये विश्व और भारत की मिलिट्री अगले 100 साल नहीं भूलेगी, और हर भारतीय को भी इसको नहीं भूलना चाहिए। और जो 29 जून को भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तीन बातें कही थी उन्होंने, और वो थी गलवान वैली के बारे में। उन्होंने कहा था कि स्टेटस को चेंज नहीं हुआ है गलवान वैली में। उन्होंने कहा कि कोई जमीन नहीं गई है, उन्होंने कहा कि कोई पोस्ट नहीं गई है। और जो 11 फरवरी को इस साल में रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि कुछ भी कंसीड नहीं किया है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, इस पर पूरे भारत को गर्व होना चाहिए। और जिस प्रकार से रक्षा मंत्री जी ने एक आभार प्रकट किया है सैनिकों को, आपने बहुत सुंदर सवाल किया था ग्रुप कैप्टन साहब को। आपने पूछा कि कहीं इसमें डिसरिस्पेक्ट तो नहीं हो रही है भारतीय सेना की, भारतीय सैनिकों की, उन्होंने जो किया है उसकी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं हो रही है? अवश्य ही अगर कोई इसके ऊपर में सवाल करेगा तो पक्का ऐसा दिखाई देता है कि पॉलिटिकल एजेंडा के लिए और बायस के लिए ये जो भारत की सुरक्षा है, भारत की सेना है, भारत के सैनिक हैं, ठीक है, उनकी डिसरिस्पेक्ट है। प्रेम कुमार जी, बहुत नम्रतापूर्ण बात है कि जब बात सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, टेरिटरी की है तो इंटरनल पॉलिटिक्स मत की। ठीक है प्रेम कुमार जी, जो बातें ग्रुप कैप्टन बीएन झा जी ने और गुरमीत जी ने, लेफ्टिनेंट जनरल ने की हैं, आप पूर्ण रूप से सहमत है? जाहिर तौर पर वो उन एरिया को लेकर के, इंडो चाइना के बीच में रिलेशन को लेकर के और आर्मी की गतिविधियों को लेकर के पूरे तौर पर बेहतर तरीके से हमसे ज्यादा वो वाकिफ हैं। लेकिन जो टकराव राजनीतिक तौर पर बढ़ रहा है और जो अभी पूरी स्थिति साफ नहीं हो पाई कई सारे इलाकों को लेकर के, उसमें आपका टेक? देखिए, पहली बात तो ये है कि चीज़ों को जानना, विशेषज्ञता हासिल करना, ये तो विशेषज्ञ के पास होता है जी। लेकिन उसको इंटरप्रेट करना, उसमें डिफरेंसेस भी होते हैं। तो सेना के अधिकारी भी अलग अलग राय रखते हैं। अभी ग्रुप कैप्टन साहब ने जो बातें आप कही, सहमत नहीं है? मैं प्रधानमंत्री जी के उस बयान को कोट कर रहा हूँ, इस बीच मैंने निकाल लिया। नाइदर हैव दे इंट्रूडेड इनटू आवर बॉर्डर नॉर हैज एनी पोस्ट बीन टेकन ओवर बाय देम चाइना। ये उनके शब्द थे। उन्होंने बॉर्डर शब्द का इस्तेमाल किया था। जाहिर है तकनीकी रूप से तो वो सही थे, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन तो गलवान के लिए किया जा रहा है कि गलवान के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन सच्चाई जो है, ऐसा नहीं गलवान घाटी के लिए कहा था, इसीलिए मैंने कोट करके पढ़ा। गलवान घाटी के लिए नहीं कहा था, उन्होंने बॉर्डर शब्द का इस्तेमाल किया था। और बॉर्डर का मतलब जाहिर है बॉर्डर में तो प्रवेश नहीं किया, दोनों LAC के बीच में बफर जोन में हम जहां पर गश्त लगाते थे वहां तक वो आ पहुंचे थे। ये सारी बातें सबको पता है, टेक्निकलिटीज सबको पता है। इसके बावजूद जो मैसेज देने की कोशिश की गई थी उस पर राजनीतिक विवाद हुआ था। अभी ग्रुप कैप्टन साहब ने तमाम जो भी उदाहरण दिलाए वो लगभग वही सब थे कि मनमोहन सिंह नशे में थे वाली भाषा थी। लेकिन आप ये सवाल भी कर सकते थे ना कि
अरुणाचल प्रदेश में जो बस्तियां बस गई तो कौन नशे में था? ये ग्रुप कैप्टन साहब आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपको तो ये बात भी बोलनी पड़ेगी ना। और दूसरी तमाम बातें जो हुई हैं, ये जब झूला हम लोग झूल रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री दोनों झूला झूल रहे थे और डोकलाम हो जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये भी तो आप बोलेंगे ना। लेकिन आप यहां अगर चुप्पी लगा जाते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं राजनीतिक हो जाते हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूं। अच्छा जब्बार जी, जब्बार जी रखें सर अपनी बात। देखिए, मैं आपको एक नक्शा दिखा रहा हूं। ये चीन का तैयार नक्शा है। इसमें अभी जो उन्होंने एलएसी खींची हुई है 2012 में, ये आप देखिए, ये डेप्सांग प्लाटो के ऊपर से जाती है और आधा डेप्सांग वो क्लेम करता है। ये 2012 का उसका नक्शा है जी। तो ये चीज मैं दिखा रहा था। और मैं, अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं इनका जवाब देता हूं कि अरुणाचल में क्या हुआ है। देखिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं और ना मैं नरेंद्र मोदी का प्रवक्ता हूं। मैं भारतीय सेना का आदमी हूं और जब भी ऐसी चीजें होती हैं हम लोगों का खून खौलता है। हम लोगों ने वहां पे खून बहाए हुए हैं। अच्छा, अभी जो यहाँ पे हुआ अरुणाचल में हुआ है, अरुणाचल में ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई एक छोटा सा एरिया वहां आपके चीन आके वहां पे एक गांव बना जाता है और आपको पता नहीं चलता है? क्यों? पिछले 70 साल से वहां पे रोड क्यों नहीं बनी हमारी? अभी जब 2016 से वहां पे रोड बननी शुरू हुई है, अब से चीन की प्रॉब्लम शुरू हुई है कि वो आधा किलोमीटर आता है और हमारे पहरेदारों को उसका पता चल जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये तो देखिए, हम मनमोहन जी तो वो तो कमियां रही ना ग्रुप कैप्टन बीएन झा जी, वो तो कमियां रही, हमारी सरकारों की कमियां ना रही होती या वैसा विल पावर दिखा होता तो शायद इस समस्या से आज हम लोग जूझ नहीं रहे होते। कमियां तो रही हैं। अब सवाल ये कि आज के वक्त में हम उन कमियों को पीछे छोड़ करके एक नए भारत की बात कर रहे हैं कि अब 62 वाला भारत नहीं है, चाइना के दांत खट्टे करने की पोजीशन में हम हैं। तो फिर हमने जो अब जैसे सवाल उठा रहे थे प्रेम कुमार जी, कैलाश रेंज को हमने क्यों छोड़ दिया या उस जगह से भी हम वापस क्यों कहां छोड़ा है? कहां छोड़ा है? ये कहा जा रहा है कि कैलाश रेंज से जहां पर हम पहुंचे थे उस जगह देखिए उस पोजीशन को भी पैसे मत जाइए, उनसे पूछिए कहां कहा है, किसने कहा है कि कैलाश रेंज छोड़ रहे हैं हम? तो उस पोजीशन वो पोजीशन अभी बनी हुई है? नहीं, ये उनसे पूछिए कि कैलाश रेंज हम कहां छोड़ रहे हैं, किसने कहा है और कहां से इनको इंफॉर्मेशन मिली है। कितने फायदेमंद है वो पोजीशन, वो सारी जगह। कैलाश रेंज का नाम हम नहीं लेते, लेकिन जो रक्षा मंत्री का बयान है उसमें आप देखिए कि उन चीजों में जहां पर कि हम नो मैंस लैंड एरिया रणनीतिक रूप से जो हमने कुछ पीक चोटी पर कब्जा किए थे अगस्त महीने में, जो पिछले साल, वहां से पीछे हटने की बात। आप लोग फौजी नहीं हैं जी, आप लोग फौजी नहीं हैं, इसलिए बोले नहीं। आप क्लैरिटी होता है ना जी, जब कोई समझौता होता है एक एक लाइन को 10 बार पढ़ी जाती है और तब समझौता होता है। तो ये किसी के कहा सुना पे आप मत जाइए। कैलाश रेंज का सवाल नहीं है, हमारे पास वही है जो रक्षा मंत्री ने कहा है और कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। तो रक्षा मंत्री ने कैलाश रेंज का नाम ही नहीं लिया है। बिल्कुल सही कहा, इसलिए मैंने भी कहा मैं नाम नहीं ले रहा हूं। नहीं तो फिर आपने नाम लिया जी, ऐसी स्थिति में एक सेकंड क्योंकि हम लोग इस चर्चा के आखिरी हिस्से में है, एक सेकंड का ग्रुप कैप्टन बीएन झा जी, अब ऐसी स्थिति में जो फेज वाइज बात कही गई थी, अब एक चरण के बाद उन्होंने कहा था बयान में कि 48 घंटों के बाद में बातचीत का हमारा दूसरा दौर शुरू होगा और उसको हम अगले स्टेप तक ले जाएंगे। आगे का स्टेप आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें तो शेयर नहीं की गई। देखिए 3 फ्लैश पॉइंट्स अभी थे, एक था पेंगोंग का, दूसरा था हॉट स्प्रिंग और घोघरा का, और तीसरा डेप्सांग में भी आर्मी जो है वो आई टू आई है। ये 3 फ्लैश पॉइंट्स हैं। तो डेप्सांग में सबसे प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो दुर्बुक दौलत बेग ओल्डी रोड है, इसमें पेट्रोल पंप जहां पे 8, 9, 10, 11, 11A, 11A ये जो आता है, ये चीन के जो पोस्ट्स हैं पेट्रोल पंप जहां पे उन्होंने कब्जा किए हुए हैं, वहां से बहुत नजदीक है। और ये जो एरिया है यहाँ पे किसी न किसी तरह से यहाँ पे बात करके उनको पीछे धकेलना होगा, क्योंकि हम इस रोड को खतरे में नहीं डाल सकते। हमारी अगर एक भी ट्रक यहाँ से जाती है लेह से, तो वो उसके चाइनीज के स्मॉल आर्म फायर के रेंज में आएगी। इसको हम नहीं बर्दाश्त कर सकते।
इसके लिए बातचीत होनी है। अगर बातचीत से हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए फिर आगे कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है आर.के. मिश्रा जी, अब आगे की स्थिति को कैसे देखा जाए, क्योंकि बस उसी सिलेक्टेड चीजों को ही शेयर किया गया पार्लियामेंट के अंदर, आगे जो स्थिति बन रही है उस पर सरकार का टेक क्या होगा? आपको आवाज आ रही है आर.के. मिश्रा जी? जब्बार जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी। सबसे पहले मैं प्रेम कुमार जी का जो उन्होंने एक वाक्य अभी बोला था, जो कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब झूला झूल रहे थे, तो मैं प्रेम कुमार जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा, जब देश विरोधी बातें करते हैं हमारे राहुल जी और पाकिस्तान के मंच पर जाकर के उसको कोट किया जाता है, पाकिस्तान के संसद में कोट किया जाता है, चीन के साथ एमओयू साइन करते हैं, तो थोड़ा सा उसको भी इंटरप्रिटेट करिए। अभी 3 दिन पहले बीके सिंह जी ने क्या कहा है और उसको चाइना ने कैसे इंटरप्रेट किया है, ये भूल गए हैं क्या? आपको केवल वही नजर आ रहा है। जब प्रधानमंत्री जी का वो बहुचर्चित स्टेटमेंट जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसकी कैसे पूरी दुनिया में चर्चा हुई, कैसे वो हेडलाइंस बने, उसको आप भूल गए हैं क्या? देखिए, राहुल गांधी के नाम पर देश विरोधी बोल देते हैं, आप दूसरे को देश विरोधी बोल करके खुद को देशभक्त साबित करेंगे। अरे देशभक्ति अपनी करनी से साबित की जाती है, अपने कर्म से साबित किया जाता है। हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, हमें, आपको या किसी को भी। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में सब दूसरे से देशभक्त होने का प्रमाण मांग रहे हैं। प्रेम कुमार जी, देखिए देखिए प्रेम कुमार जी, कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात मत करिए आप। बस हो गई, मिर्ची लग गई। की तरह बात मत करिए आप। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं प्रवक्ता हो गया, सब मान लीजिए कि मैं प्रवक्ता हो गया, तो आप सवाल का जवाब नहीं देंगे? जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही का। नहीं, प्रश्न ही तो है, प्रश्न ही तो है। आपने प्रश्न किए, मैंने दूसरा प्रश्न खड़ा किया। बीके सिंह के मामले में बोल दीजिए आप, प्रधानमंत्री जी के मामले में बोल दीजिए आप। इसको जवाब देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? अब मैं क्या बोलूं, आपको पता ही नहीं है कि बीके सिंह जी ने क्या कहा। मैं वही तो कह रहा। चलिए इस कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में पहुंचे हैं, बिल्कुल वक्त बहुत कम है। मैं कांग्रेस, ठीक है, जिस तरह से ब्रजेंद्र कुमार जी, ठीक है ब्रजेंद्र कुमार जी, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, मगर मेरा एक सवाल है, लेकिन आपको झूला, आप एक इंच का हिसाब मांग रहे हैं इस सरकार से या राहुल गांधी के शब्दों में जिस तरीके से बातें सामने आई, करीब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर आपकी सरकार में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से चीन के पास में जमीन गई। क्या आपकी सरकार ने जवाब दिया इन चीजों को लेकर के? क्या ये किसी प्रधानमंत्री का बयान नहीं था कि बंजर और खाली जमीनों को लेकर के हम चीन और भारत की आर्मी एक दूसरे से क्यों खपे, क्यों खपाएं? कैसे इसको देखा जाए? मेरे समझ से जब्बार साहब आप गलत बात कोट कर रहे हैं, और जो अभी जिलेबी बना रहे थे आदरणीय झा साहब, उसी प्रकार नहीं, ये गलत बात है कि क्या चीन के पास में 43,000 स्क्वायर किलोमीटर के बारे में ये गलत बात है कि चीन के कब्जे में है? क्या ये गलत बात है कि चीन के कब्जे में हमारी जमीनें हैं? अभी सही बोलूंगा तो तमाम लोगों को मिर्ची लगेगा वहां, तब भी उसको मैं जानबूझ करके आप वहां प्रवोक करना चाहते हैं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कंफ्यूजनिंग की बात करेंगे और पूरी दुनिया में मजाक उड़ेगा, तो विपक्ष को स्पष्टीकरण मांगना ही चाहिए। और ये देश हमने बनाया है, हमने आजाद कराया है, देशभक्ति का सर्टिफिकेट का ठेका अभी तक किसी को दिया नहीं गया है। जैसा मिश्रा जी लेकर घूम रहे हैं और झा साहब जिलेबी बना रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी सो रहे थे। अरे सो रहे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कारगिल में क्या कर रहे थे, नाच रहे थे क्या? इन सब बातों का वक्त नहीं है। सवाल ऐसा उठा है जो आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने बोला है कि उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। और मुझे लगता है कि चूंकि रक्षा मंत्री जी की तरफ से बात कही गई थी कि कोऑर्डिनेटेड वे में, आप सेना में थे तो जान लीजिए कि मेरा भाई भी कारगिल लड़ाई में था। वेरीफाइड वे में चीजें हमारी आगे बढ़ेंगी, इन समझौते का पालन जमीन पर दिखेगा। वक्त की तंगी यहाँ पर है, वक्त यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं आखिरी कमेंट के लिए किसी मेहमान की तरफ नहीं आ पा रहा हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आर.के. मिश्रा जी आपका, ब्रजेंद्र कुमार जी आपका, प्रेम कुमार जी आपका और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर
गुरमीत जी आपका, और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर ग्रुप का कैप्टन बेन झा जी आप जुड़े। जाहिर तौर पर जो स्थितियां इस वक्त बन रही हैं उससे देखने और सुनने में काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि कम से कम जो बर्फ थी एक तनाव की, टकराव की, वो पिघलती हुई नजर आ रही है और समझौता हुआ है। मगर आने वाले दिनों में फेज्ड वे में क्या क्या चीजें नतीजे के तौर पर सामने आएंगी जिससे हम ये वाकई कह सकें कि 1962 का भारत नहीं है, चीन को ये समझ लेना चाहिए। अभी की इस चर्चा में इतना ही।